नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका आज के वीडियो में। आज से आरएसएसबी के द्वारा होने वाली एलडीसी, सीईटी और वनपाल और वनरक्षक के सिलेबस को पढ़ रहे हैं। आज की वीडियो में राजस्थान का इतिहास विषय को आगे और पढ़ेंगे। आज के वीडियो का कंटेंट है राजस्थान की रियासतें, राजस्थान के ठिकाने एवं राजस्थान के केंद्र शासित प्रदेश, और इसके साथ राजपूताना रेजिडेंसी के बारे में भी पढ़ेंगे। फिर राजपूतों की उत्पत्ति के सिद्धांत और आखिर में राजपूतों की उत्पत्ति के संदर्भ में अग्निकुंड सिद्धांत। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले राजस्थान की रियासतों के बारे में पढ़ेंगे। अब कुछ बच्चों के मन में सवाल होगा कि रियासतें क्या होती है। आसान भाषा में कहें तो रियासत ऐसी जगह या क्षेत्र जहां के मालिक या मुखिया राजा हो। हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि राजस्थान के कुल कितने राजा थे। राजस्थान के एकीकरण के समय कुल 19 रियासतें थी। अब हम एक एक करके सबको जानेंगे। सबसे पहली रियासत मेवाड़, जिससे उदयपुर भी कहा जाता है। यह राजस्थान की सबसे प्राचीन रियासत है। यहाँ पे गुहिल राजवंश ने राज किया था और वे अपने नाम के आगे राणा अथवा रावल लगाते हैं। दूसरी रियासत बांसवाड़ा, तीसरी प्रतापगढ़ और चौथी डूंगरपुर रियासत। तीनों रियासतों बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ और डूंगरपुर के राजवंश अपने नाम के आगे महारावल लगाते हैं। पांचवी रियासत करौली, यहाँ पे यादव राजवंश थे। छठी रियासत जैसलमेर में भी यादव राजवंश थे। सातवीं रियासत अलवर में नरुका राजवंश थे। आठवां आमेर, जिसे जयपुर कहते हैं। यह रियासत जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ी रियासत है। यहाँ पे कछवाहा राजवंश थे। नवीं और 10वीं रियासत भरतपुर और धौलपुर पे जाट राजवंश थे। 11वीं रियासत सिरोही, यहाँ पे देवड़ा थे। 12वीं शाहपुरा, क्षेत्रफल व जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटी रियासत। 13वीं कोटा रियासत पे हाड़ा राजवंश थे। 14वीं रियासत बूंदी पे भी हाड़ा राजवंश थे। 15वीं रियासत झालावाड़, राजस्थान की नवीनतम रियासत, यहाँ पे भी हाड़ा राजवंश थे। 16वीं टोंक रियासत, जो एकमात्र मुस्लिम रियासत थी। 17वीं जोधपुर रियासत, जिसे मारवाड़ भी कहते हैं। यह क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी रियासत थी। यहाँ पे राठौड़ राजवंश थे। 18वीं और 19वीं रियासत बीकानेर और किशनगढ़, दोनों पे राठौड़ राजवंश राज करते थे और वे अपने नाम के आगे राव लगाते हैं। जिस जिस रियासत में जो जो राजवंश थे, ये सब एकीकरण के समय पे थे। अब राजस्थान के ठिकाने के बारे में जानते हैं। राजस्थान के एकीकरण के समय कुल 3 ठिकाने थे। सबसे पहला नीमराना, जो अलवर रियासत में था। दूसरा ठिकाना लावा, जिसे वर्तमान में टोंक के नाम से जाना जाता है। यह ठिकाना जयपुर रियासत में था। तीसरे और आखिरी कुशलगढ़, जो बांसवाड़ा रियासत में था। राजस्थान के एकीकरण के समय केवल एक केंद्र शासित प्रदेश अजमेर मेरवाड़ा था। यहाँ पे राजपूताना रेजिडेंसी मुख्यालय स्थानांतरित किया गया था। अब राजपूताना रेजिडेंसी के बारे में पढ़ेंगे। राजपूताना रेजिडेंसी की स्थापना 1818 ईस्वी में हुई, जिसका मुख्यालय दिल्ली में था। मुख्य अधिकारी को रेजिडेंट ऑफ राजपूताना कहा जाता था। प्रथम रेजिडेंट ऑफ राजपूताना डेविड ऑक्टरलोनी थे। राजपूताना रेजिडेंसी को 1832 ईस्वी में अजमेर मेरवाड़ा में स्थानांतरित किया गया। स्थानांतरित करने के बाद मुख्य अधिकारी यानी कि रेजिडेंट ऑफ राजपूताना को एजीजी यानी एजेंट टू गवर्नर जनरल कहा जाता था। राजस्थान का प्रथम एजीजी मिस्टर लॉकेट था। 1845 ईस्वी में माउंट आबू सिरोही में अस्थायी राजपूताना रेजिडेंसी स्थापित की गई। साल के मई और जून माह में राजपूताना रेजिडेंसी का कार्यकाल यहां से होता था, क्योंकि मई और जून माह में राजस्थान में बहुत ज्यादा गर्मी पड़ती है और अंग्रेजों को गर्मी सहन नहीं होती है, क्योंकि वे ठंडे जगह से आए थे। सर्वप्रथम 1857 की क्रांति की सूचना राजपूताना रेजिडेंसी के एजीजी पैट्रिक लॉरेंस के पास पहुंची थी। उस वक्त यह राजपूताना रेजिडेंसी माउंट आबू में थी। तो बच्चों, याद रखना कि परीक्षा की दृष्टिकोण से ये पॉइंट बेहद इंपॉर्टेंट है, क्योंकि विद्यार्थी अक्सर इस पॉइंट पे गलती करते हैं। आपने पहले पढ़ा था कि राजस्थान में कुल 19 रियासतें थी और उन 19 रियासतों में से 16 राजपूत रियासतें थी। अर्थात 19 में से 16 रियासतों पे राजपूतों का शासन था। राजपूताना का इतिहास यानी राजपूतों का इतिहास। अब जब हम इतिहास पढ़ रहे हैं तो हमें सबसे ज्यादा जानकारी भी राजपूतों की होनी चाहिए। तो सबसे पहले हमें यह पता होना चाहिए कि राजपूत आए कहां से थे। राजपूतों की उत्पत्ति कैसे हुई, तो अगला सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक राजपूतों की उत्पत्ति के सिद्धांत। अब ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, क्योंकि ये आपका एक प्रश्न सही करवा सकता है। सबसे पहले दोस्तों, एक महत्वपूर्ण इतिहासकार गौरी शंकर हीराचंद ओझा, जिसे हम शॉर्ट में GH ओझा कहते हैं। तो दोस्तों, गौरी शंकर हीराचंद ओझा के अनुसार राजपूत आर्यों की संतानें हैं। दोस्तों, जो आर्यों की संतानें हैं
उन आर्यों की संतानों को क्षत्रिय कहा जाता है अथवा राजपूत क्षत्रिय है। अगले इतिहासकार CV वैद। अब वैद जी क्या कहते हैं? वैद जी कहते हैं कि राजपूत शुद्ध रूप से भारतीय हैं, अर्थात वैदिक आर्यों की संतानें हैं। अब नयनचंद्र सूरी और दूसरा जयानक भट्ट। नयनचंद्र सूरी ने हम्मीर महाकाव्य ग्रंथ को लिखा था और जयानक भट्ट ने पृथ्वीराज विजय ग्रंथ को लिखा था। दोनों ग्रंथों के अकॉर्डिंग राजपूत सूर्यवंशी है। कौन से इतिहासकारों ने कहा था कि राजपूत सूर्यवंशी है? नयनचंद्र सूरी और दूसरा जयानक भट्ट। दोस्तों अगला DR भंडारकर व गोपीनाथ शर्मा कहते हैं राजपूतों की उत्पत्ति ब्राह्मणों या गुर्जरों से हुई है। अगला बिंदु मिश्रित अवधारणा। मिश्रित अवधारणा देने वाले इतिहासकार का नाम है DP चट्टोपाध्याय, यानी देवी प्रसाद चट्टोपाध्याय। DP चट्टोपाध्याय क्या कहते हैं कि राजपूत न तो भारतीय है और न ही विदेशी है बल्कि दोनों का मिश्रण है। इनका कहना है कि 4 विदेशी जातियां शक, शिथियन, हूण, कुशान, ये 4 जो जातियां हैं वे लड़ाकू जातियां हैं। दोस्तों जिस प्रकार राजपूताना में राजपूत और जाट जाति लड़ाकू थी उसी प्रकार विश्व भर में ये 4 जातियां लड़ाकू मानी जाती है। ये बार बार युद्ध करती थी और जब भारत पे प्राचीन समय में इन्होंने आक्रमण किया तो इन जातियों के कुछ लोग भारत में बस गए। अब जब ये भारत में बस गए और भारत में रहने लगे तो इन जातियों के लोगों के वैवाहिक संबंध भारतीयों के साथ स्थापित हुए। ये आए थे आक्रमण करने और धीरे धीरे यहाँ बस गए। अब जब ये भारत में बसे तो इनका विवाह भी भारत में होगा, यानी इनके भारतीयों के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित होने के पश्चात जो संतानें उत्पन्न हुई थी उन्हीं संतानों को राजपूत कहा गया। ये मान्यता किसकी है? ये देवी प्रसाद चट्टोपाध्याय जी की है। लेकिन दोस्तों नोट लगाकर एक बात पता होनी चाहिए कि राजपूतों को 5वीं जाति की संज्ञा कर्नल जेम्स टॉड ने दी। 5वीं जाति की संज्ञा का मतलब है कि 4 तो विदेशी जातियां और 5वीं भारत की जातियां। कुल 5 जातियों का मिश्रण है राजपूत। यहां एक और नाम मिलेगा आपको, BL चट्टोपाध्याय। दोस्तों BL चट्टोपाध्याय क्या कहते? तो वे कहते हैं कि राजपूत सामाजिक व आर्थिक क्रियाओं की उपज हैं। दोस्तों ये सारे सिद्धांत आपको याद रखने हैं। ये सारे सिद्धांत बेहद इंपॉर्टेंट हैं। अगला मित्रों राजपूतों की उत्पत्ति के संबंध में ध्यान रखेगा विदेशी मत, यानी राजपूत विदेशी है, ये किसने कहा था? ये कथन कर्नल जेम्स टॉड ने कहा था। अब इस मत का समर्थन किसने किया? तो इस मत का समर्थन सूर्यमल मिश्रण और नयनचंद्र सूरी ने किया था। एक और बात कर्नल टॉड ने कही थी। कर्नल टॉड ने कहा था कि जो राजपूत है वे देशी तो है लेकिन विदेशी में सिर्फ 2 जातियां बताए। एक जाति का नाम था शक जाति और दूसरी जाति का नाम था शिथियन जाति। लेकिन दोस्तों विसेंट ए स्मिथ, इनका मत अलग ही है। विसेंट ए स्मिथ कहते हैं कि जो राजपूत है वो यूची, हूनो व गुर्जरों की संतानें राजपूत कहलाए। विसेंट ए स्मिथ यह भी कहते हैं कि राजपूत विदेशी है, लेकिन ये 3 जातियां यूची, हूनो व गुर्जरों की संतानें हैं। और विसेंट ए स्मिथ ने तीनों जातियों को विदेशी माना है। अगले इतिहासकार कनिंघम व एलेक्जेंडर, ये दोनों के अनुसार राजपूत विदेशी जाति कुषाणों की संतानें हैं। ये सारे सिद्धांत बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि यहां से कई सारी परीक्षा में प्रश्न पूछा गया है, इसीलिए ये सारे सिद्धांत अच्छे से याद कर ले। अब राजपूतों की उत्पत्ति में जो सबसे ज्यादा माने जाने वाला मत है उस मत के संदर्भ के बारे में चर्चा करते हैं, और वो मत है राजपूतों की उत्पत्ति के संदर्भ में अग्निकुंड सिद्धांत। सबसे पहले ये अग्निकुंड सिद्धांत किसने दिया था? ये अग्निकुंड सिद्धांत चंद्रबरदाई ने दिया था। चंद्रबरदाई ने अपने ग्रंथ पृथ्वीराज रासो में अग्निकुंड का सिद्धांत दिया गया। अग्निकुंड सिद्धांत के अनुसार माउंट आबू पर्वत पर वशिष्ठ मुनि द्वारा यज्ञ किया गया। उस अग्निकुंड यज्ञ से 4 संतानें उत्पन्न हुई। पहली और सबसे बड़ी संतान प्रतिहार। दोस्तों प्रतिहार के बाद दूसरी संतान परमार। अब दोस्तों परमार से छोटी तीसरी संतान चालुक्य और इसी चालुक्य को सोलंकी भी कहते हैं। और आखिरी सबसे छोटी चौथी संतान चौहान। यहाँ जो ग्रंथ पृथ्वीराज रासो है वो 18 भागों में विभक्त है। ये 18 भाग कौन कौन से हैं ये भी हमें पता होना चाहिए, जिसमें से पहले के 8 भाग चंद्रबरदाई द्वारा रचित थे और बीच के 6 भाग राजाबाई द्वारा रचित थे और बाकी के 4 भाग जलहन द्वारा रचित थे। इस पृथ्वीराज रासो ग्रंथ का एक और बिंदु आपको पता होना चाहिए कि पृथ्वीराज रासो ग्रंथ का उद्धारक कर्नल जेम्स टॉड को कहा जाता है। उद्धारक का मतलब होता है कि इस ग्रंथ को सामने लाकर के पॉपुलर और लोकप्रिय बनाना, और इसका श्रेय कर्नल जेम्स टॉड को जाता है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आगे का हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो
हमें सपोर्ट करने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और साथ में बेल आइकॉन पे क्लिक करें ताकि नई वीडियो का अपडेट मिल सके। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। धन्यवाद, बाय।